हेलो दोस्तों, नमस्कार। आज की इस वीडियो के माध्यम से आपको कैप्सिकम फार्मिंग यानी शिमला मिर्च की उन्नत सफल वैज्ञानिक खेती की A to Z संपूर्ण जानकारी शेयर करने वाले हैं। स्पेशल जो वायरस आता है, पत्ते मुड़ने लगते हैं और कई प्रकार की जो समस्या आती है, फंगस आते हैं और ज़्यादा से ज़्यादा उत्पादन निकालने के लिए हमारे किसान भाइयों को कौन सी खाद सस्ती हो, बढ़िया हो, किसानों को उपलब्धि भी हो जाए। और जो कीटनाशक के नाम बतलाने वाले हैं, ऑर्गेनिक की भी कुछ दवाइयाँ बतलाएंगे जिनका स्प्रे करके आप कैप्सिकम की क्रॉप से भी काफ़ी अच्छा मोटा मुनाफा निकाल सकते हैं। और साथ ही बात करेंगे कि 1 एकड़ में कितनी लागत लगती है, कितना उत्पादन होता है, बाज़ार भाव आपको कैसा मिलेगा। और साथ ही बात करेंगे नेट प्रॉफिट, मतलब A to Z जानकारी, प्लांटेशन से लेके हार्वेस्टिंग तक की संपूर्ण जानकारी इस वीडियो के माध्यम से शेयर करने वाले हैं। बस वीडियो को लाइक कर दीजिए, वीडियो को अंत तक देखिए। अधिक जानकारी के लिए आप हमें इंस्टाग्राम पर फॉलो कर लीजिए, शिव कुमार 095। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं अनुकूल समय। वैसे तो कैप्सिकम की जो फार्मिंग है, यदि आप नेट हाउस या फिर पॉली हाउस पे खेती कर रहे हैं तो 12 महीने खेती कर सकते हैं। लेकिन सभी किसान भाई ओपन फील्ड फार्मिंग यदि करना चाहते हैं तो जो समय है, अनुकूल समय, बरसात के लिए आप अगस्त से सितंबर के मध्य आप खेती कर सकते हैं। और वहीं गर्मियों के लिए आप अक्टूबर से नवंबर और दिसंबर तक भी आप प्लांटेशन कर सकते हैं। यह जो टाइम है काफ़ी अनुकूल माना जाता है। बात कर लेते हैं जलवायु और टेम्परेचर। तो जो कैप्सिकम की क्रॉप है एकदम ठंडे नम आर्द्र जलवायु की क्रॉप है और इसको बहुत ज़्यादा टेम्परेचर की आवश्यकता नहीं पड़ती। यदि 35 डिग्री सेल्सियस से ऊपर का तापक्रम होता है तो थोड़ा सा दिक्कत आती है, फ्लावरिंग और फ्रूटिंग सेट ठीक तरीके से नहीं होते हैं। तो बात कर लेते हैं इसके लिए अनुकूल टेम्परेचर कितना होना चाहिए। तो न्यूनतम टेम्परेचर कम से कम 10 से 12 डिग्री सेल्सियस और अधिकतम की बात करें तो 35-36 डिग्री सेल्सियस काफ़ी अनुकूल माना जाता है। वहीं फ्लावरिंग स्टेज पर 30, 32, 28 से 30 डिग्री सेल्सियस काफ़ी अनुकूल माना जाता है। बात कर लेते हैं उपयुक्त भूमि अनुकूल सॉइल। तो कैप्सिकम की खेती अनुकूल जो सॉइल है, काली मिट्टी, काली दोमट, चिकनी दोमट है, पीली भूमि भी है या फिर सैंडी सॉइल है या फिर चिकनी बालू मिट्टी है, तो अभी हमारे किसान भाई खेती कर सकते, चाहे हल्की मिट्टी हो, भारी मिट्टी हो। लेकिन आज की इस वीडियो के माध्यम से हम आपको बतलाएंगे कि वैज्ञानिक तरीके से हमारे किसान भाई कैसे मल्चिंग ड्रिप में वेड बनाकर किस प्रकार ज़्यादा से ज़्यादा मोटा मुनाफा कैप्सिकम की क्रॉप से निकाल सकते हैं। बस जो मृदा की पीएच वैल्यू है वो 5.5 से लेकर 7.5 तक चल जाती है। लेकिन 7.5 के ऊपर है, अधिक एल्कलाइन है, तो आप जिप्सम का प्रयोग करें 50 किलोग्राम 1 एकड़ में जब आप खेत की तैयारी करते हैं। तो इस प्रकार आपको जो अनुकूल सॉइल है, लगभग सही प्रकार की सॉइल पर आप कैप्सिकम की खेती कर सकते हैं। बात कर लेते हैं खेत की तैयारी यानी फार्म प्रिपरेशन। तो सर्वप्रथम मीडियम गहराई में चलने वाले कल्टीवेटर तक फिर तोताल से पहली और दूसरी आपको प्लोविंग कराना है। फिर अंतिम जुताई में कम से कम 1 से 2 ट्रॉली गोबर की खाद, या फिर यदि आप बेड विधि से कर रहे हैं तो गोबर की खाद अभी मत दीजिए। जब हम बेड के ऊपर जो देसी खाद होती है, गोबर की खाद का प्रयोग कर सकते हैं, चाहे मुर्गी की खाद हो, इनका आपको प्रयोग करना चाहिए। तो सबसे पहले 1 से 2 बार आपको प्लविंग कराना है। फिर अंतिम जुताई में एकदम मिट्टी को भुरभुरी कराने वाले यंत्र जैसे रोटावेटर है या फिर हैरो से ठीक तरीके से मिट्टी को भुरभुरी करा लेना, पाट लगाकर खेत को एकदम समतल करा लेना है। खेत के चारों तरफ साफ सफाई होना चाहिए और उत्तम जल निकास का प्रबंध होना बहुत ही जरूरी है। बरसात के दिनों पर यदि आप कैप्सिकम की खेती कर रहे हैं तो जल भराव ना हो, तो इसके लिए उत्तम व्यवस्था होनी चाहिए। बात कर लेते हैं उन्नतशील किस्में। तो कैप्सिकम की वैसे तो मार्केट में सैकड़ों वैरायटी उपलब्ध हैं। अलग अलग क्लाइमेट कंडीशन के हिसाब से वैरायटी का भी हमको चुनाव करना चाहिए। यदि हम अर्ली फार्मिंग कर रहे हैं, लेट फार्मिंग कर रहे हैं तो मिट्टी के हिसाब से। लेकिन इस वीडियो के माध्यम से हम आपको वर्ल्ड वाइड जिनका उत्पादन काफ़ी अच्छा है, सभी प्रकार की मिट्टी पर इन आप लगा सकते हैं। तो प्रमुख रूप से जो किस्मों के नाम बतला रहे हैं, नंबर 1 जो क्लाउस की आशा F1 आती है। इसके अलावा सिजेंटा कंपनी की इंट्रूडर के नाम से आती है और सिंजेंटा कंपनी की एक और वैरायटी इंदिरा F1 के नाम से आती है। इसके अलावा ईस्ट वेस्ट की कावेरी 254 और सेमिनिस कंपनी की वैरायटी आती है। इंडस सीड्स की इंडस 1201 के नाम से आती है। इंडो अमेरिकन की इंडम भारत के नाम से आती है। तो इन वैरायटी का आप सिलेक्शन कर सकते हैं, या फिर ज़्यादा उत्पादन देने वाली कोई ऐसी वैरायटी है तो उनको भी आप लगा सकते हैं, बुआई कर सकते हैं। आइए बात करते हैं प्रति एकड़ सीड्स। यदि हमारे किसान भाई एक बेड पर डबल लाइन पर यदि प्लांटेशन करते हैं
तो उस हिसाब से यदि सीड्स की रिक्वायरमेंट की बात करें तो लगभग हमको 90 ग्राम से लेकर 100 ग्राम सीड्स की आवश्यकता पड़ती है। अब भाई साहब डिस्टेंस को कम और ज़्यादा आप करेंगे तो जाहिर सी बात है सीड्स की जो रिक्वायरमेंट है कम और ज़्यादा हो सकती है। तो 1 एकड़ में 90 से 100 ग्राम 1 एकड़ में सीड्स की आवश्यकता पड़ती है। बात कर लेते हैं बीज उपचार यानी सीड्स ट्रीटमेंट। यदि आप हाइब्रिड वैरायटी को लाए हैं, लगा रहे हैं, तो एक बात हम आपको बतला दें कि बीज उपचार करने की आवश्यकता नहीं है, लेकिन फिर भी आप ट्राइकोडर्मा से बीज उपचार कर सकते हैं। 1 किलोग्राम बीजों को 5 ग्राम ट्राइकोडर्मा से बीज उपचार करने से काफ़ी अच्छा जर्मिनेशन और अंकुरण होता है। आइए बात करते हैं नर्सरी तैयार। तो कैप्सिकम की पौधशाला किस प्रकार तैयार करना है, आइए डिटेल से समझते हैं। तो नर्सरी तैयार करने की भी अलग अलग विधियां हैं, जैसे प्लास्टिक प्रो ट्रे से हम भाई तैयार कर सकते हैं। इसके अलावा बेड बनाकर भी आप नर्सरी तैयार कर सकते हैं। ओपन फील्ड फार्मिंग यानी क्यारी बनाकर साधारण तरीके से, और डिस्पोजल विधि, अलग अलग मेथड होती हैं, लेकिन जो सबसे ज़्यादा पॉपुलर है तो साधारण विधि क्यारी बनाकर हमारे किसान भाई नर्सरी तैयार करते हैं। दूसरा प्लास्टिक प्रो ट्रे काफ़ी ज़्यादा फेमस भी है और काफ़ी ज़्यादा किसान भाई इस विधि का, इस मेथड का इस्तेमाल भी करते हैं। तो इस वीडियो के माध्यम से हम समझते हैं कि प्लास्टिक प्रो ट्रे पर नर्सरी किस प्रकार तैयार करना चाहिए, आइए समझते हैं। प्लास्टिक प्रो ट्रे में पौधे तैयार करने के लिए आवश्यक सामग्री की बात करें तो कोकोपीट खाद यानी नारियल की खाद की आवश्यकता पड़ेगी, वर्मी कंपोस्ट की आवश्यकता पड़ेगी और प्लास्टिक प्रो ट्रे की आवश्यकता पड़ेगी, और साथ में सिंचाई करने के लिए जो हैंड स्प्रिंकलर होते हैं उनकी भी हमको ज़रूरत पड़ सकती है और पड़ेगी ही। और कुछ कीट फंगस आते हैं तो नीम ऑयल का भी स्प्रे कर सकते हैं, या फिर फिश ऑयल का भी, इमिडाक्लोप्रिड का हमारे किसान भाई स्प्रे कर सकते हैं यदि कोई कीट की समस्या देखने के लिए मिल रही है। तो नर्सरी तैयार करने के लिए सबसे पहले आपको 104 या फिर 108 होल्स वाली प्लास्टिक प्रो ट्रे लाना है, और आपको जो कॉम्बिनेशन है सबसे पहले आपको मिश्रण कौन कौन का, नारियल की खाद का और वर्मी कंपोस्ट को ठीक तरीके से मिक्स कर लेना, जो कि आप वीडियो पर देख रहे हैं। इस प्रकार ठीक तरीके से मिक्स करके आपको प्लास्टिक प्रो ट्रे में भर देना है और उंगली की सहायता से इस प्रकार के 3-3 सेंटीमीटर के गड्ढे कर लेना है। उसके बाद आपको एक एक बीजों की बुआई कर देना है। वापस से आपको एक लेयर फिर जो कोकोपीट खाद की लेयर होती है उसको आपको ठीक तरीके से बिछा देना है। उसके बाद आपको मल्चिंग पर कवर करके रखना, जिससे एकदम ब्लैक, एकदम अंधेले पर एकदम गर्माहट, हीट उत्पन्न होती है। तो इससे आपको मल्चिंग पेपर पर 5 से 6 दिन, अधिकतम 5 दिन आपको कवर करके रखना। वापस से जो आपने ग्रीन नेट खींचा है या फिर जो झोपड़ी बनाई है, फिर नेट हाउस जो भी आपने एक तंबू बनाया है, उसके नीचे पूरी आप ट्रे को निकाल के रख दीजिए और सुबह शाम आपको सिंचाई करना है, जर्मिनेशन काफ़ी अच्छा होगा। इसके अलावा सिंचाई प्रॉपर आपको करते रहना, सुबह शाम आपको सिंचाई आवश्यकता अनुसार करना है। कोई कीटों को ये समस्या देखने के लिए मिल रही है तो इसके लिए आप नीम ऑयल या फिर फिश ऑयल या फिर इमिडाक्लोप्रिड का स्प्रे कर सकते हैं। 1 लीटर पानी में 1 ml या फिर 1 ग्राम की दर से आप स्प्रे कर सकते हैं। इस प्रकार यदि आप नर्सरी तैयार करते हैं तो मात्र 25 से 27 दिनों पर एकदम स्वस्थ हरी भरी नर्सरी तैयार हो जाएगी। और जब हमारी नर्सरी लगभग 3 से 4 इंच की हो जाए तो हमारे किसान भाइयों को फील्ड पर ले जाकर पर्याप्त मात्रा पर नमी हो और प्लांटेशन कर देना चाहिए एक एक पौधे का। बात कर लेते हैं बेसल डोज, यानी बुआई के समय जब हम बेड तैयार कर रहे हैं तो उस समय बेड के अंदर कौन सी खाद देनी चाहिए जिससे ज़्यादा ईल्ड प्राप्त हो। तो बेसल डोज, और न केवल बेसल डोज बल्कि वीडियो पर पूरी जानकारी प्रति एकड़ की दर से आपको शेयर कर रहे हैं। 1 एकड़ पर बेसल डोज 2 ट्रॉली गोबर की खाद, इसके अलावा एसएसपी सिंगल सुपर फास्फेट 100 किलोग्राम, डीएपी डाई अमोनियम फास्फेट 50 किलोग्राम और एमओपी 25 किलोग्राम और साथ ही रीजेंट 5 किलोग्राम, इन सभी को मिक्स करना है। और बेड के ऊपर इस प्रकार जो वीडियो पर देख रहे हैं देकर के आपको बेड मेकर से, बेड राइजर से बेड तैयार आपको करा लेना चाहिए। यदि आप बेड विधि से कैप्सिकम की खेती करते हैं तो जड़ों का विकास बहुत अच्छा होता है और जो भी आप न्यूट्रिएंट जो भी खाद देंगे तो उतने ही जड़ों पर जाके लगते हैं। तो बेड मेकर या फिर बेड राइजर से आप बेड तैयार करा सकते हैं, कोई महंगा खर्च नहीं होता है। 3-4 हज़ार रुपये में एकदम बेड तैयार हो जाती हैं और मल्चिंग पेपर भी बिक जाता है। तो बेड मेकर या फिर बेड राइजर से बेड की चौड़ाई आपको रखनी 2.5 फीट, बेड से बेड की दूरी 2.5 फीट और बेड की ऊंचाई आपको 1 फीट रखनी चाहिए। यह जो डिस्टेंस का परफेक्ट, अनुकूल और सूटेबल है। बात कर लेते हैं ड्रिप एरीगेशन। तो हमारे किसान भाइयों को एक बेड पर, कुछ किसान लान पर भी ड्रिप को बिछाते हैं और सिंगल लान पर भी काम चल जाता है। यदि बजट है तो कोई बात नहीं है। वैसे सिंगल लान यदि आप बिछा रहे हैं तो 16 mm
इनलाइन ड्रिप एरीगेशन को आप बिछा सकते हैं। और 16 mm इनलाइन का जो खर्च है लगभग 30, 35, 40 हज़ार रुपये एकड़ का खर्च आता है। बात कर लेते हैं मल्चिंग पेपर। तो दोस्तों यदि आप मल्चिंग पेपर लगा रहे हैं तो इसके फायदे होंगे, खरपतवार उगेंगे नहीं, कम सिंचाई की आवश्यकता पड़ेगी और फसल में रोग, वायरस, कीट कम प्रकोप देखने के लिए मिलेगा। तो मल्चिंग पेपर लगाना बहुत ही ज़रूरी है। 10-12 हज़ार रुपये एक एकड़ का खर्च आता है। 25 माइक्रोन का मल्चिंग पेपर यदि आप कैप्सिकम में लगाते हैं तो काफ़ी सूटेबल रहने वाला है और ज़रूर आप मल्चिंग पेपर लगाइए। बात कर लेते हैं मल्चिंग पेपर में होल्स, जो कि आप इस वीडियो पर देख रहे हैं। क्या हो रहा है ये दोस्तों, मल्चिंग पेपर में होल्स कर रहे हैं। तो मल्चिंग पेपर में होल्स किस प्रकार करना है, जो कि आप टूल्स देख रहे हैं, इसमें गर्म कोयला कोई भर का, कई विधियां हैं मल्चिंग पेपर में होल्स करने की। तो आपको कितना डिस्टेंस रखना है, आपको जो डिस्टेंस रखना है 1-1 फीट की दूरी पर आपको मल्चिंग पेपर में होल्स करना है। होल्स का जो साइज़ है आपको 2 इंच रखना चाहिए और इस प्रकार आपको एक होल से दूसरे होल्स की जो दूरी है आपको 1 फीट रखनी चाहिए और एक बेड पर आपको डबल लाइन पर होल्स करना चाहिए। बात कर लेते हैं प्लांट डिस्टेंस एंड प्लांटेशन। तो प्लांट डिस्टेंस कितना रखना चाहिए, एक बेड पर आपको डबल लाइन पर प्लांटेशन करना है। तो पौधे से पौधे की आपको दूरी रखनी है 1 फीट और आपको जो एक बेड पर डबल लाइन पर आपको जो प्लांटेशन करना है तो एक बेड पर डबल लाइन, उन दोनों लाइनों का जो अंतर है आपको 1 से 1.5 फीट आप रख सकते हैं। हम तो कहते हैं 1 फीट काफ़ी अनुकूल, काफ़ी बढ़िया माना जाता है। तो इस प्रकार आपको एक बेड से दूसरी बेड की जो दूरी रखनी है वो आपको 2.5 फीट रखनी चाहिए और इस प्रकार आपको एक पौधे की प्लांटेशन करना चाहिए, जो कि आप वीडियो पर देख रहे हैं। ज़्यादातर कैप्सिकम की जो प्लांटेशन होती है वो सामने सामने होती है, ऐसा नहीं जिगजैग नहीं होती, केवल सीधी लाइन पर हम लोग प्लांटेशन करते हैं और एक पौधे की प्लांटेशन करना चाहिए। प्लांटेशन करने से 5 दिन पहले कम से कम 2 बार आपको ट्राइकोडर्मा 500 ml ड्रिप से आप चला दीजिए और पर्याप्त मात्रा में नमी होना चाहिए। उसके बाद आपको प्लांटेशन करना चाहिए। प्लांटेशन हमेशा शाम टाइम करना चाहिए और जैसे ही प्लांटेशन कर दिया आपने तो कम से कम 30 से 35 मिनट आपको शाम टाइम सिंचाई जरूर करना चाहिए, वो भी ड्रिप से आपको पानी देना चाहिए। इसके अलावा जब आप प्लांटेशन कर रहे हो तो जो पौधा होता है, पौधे का तना मल्चिंग पेपर पर टच ना हो, पौधा एकदम सीधा हो, इस प्रकार हमारे किसान भाइयों को प्लांटेशन करना चाहिए। प्लांटेशन हल्के हाथों से, कुछ इसका जो कि वीडियो पर देख रहे हैं, इस प्रकार आप प्लांटेशन कर सकते हैं। बात कर लेते हैं सिंचाई यानी इरिगेशन सिस्टम। तो जो सिंचाई है दोस्तों, कैप्सिकम में बहुत ज़्यादा सिंचाई करने से भी दिक्कत है, कम सिंचाई करने से भी दिक्कत है और ज़्यादा सिंचाई करेंगे और कई बीमारी भी आएंगी, नेमाटोड का भी बढ़ावा देखने के लिए मिलेगा। तो यदि आप ड्रिप से खेती कर रहे हैं, टपक सिंचाई से यदि आप कैप्सिकम की खेती कर रहे हैं तो 2-2 दिनों के अंतराल पर 1.5 घंटे भी यदि आप सिंचाई करते हैं तो काफ़ी अच्छे से वाटर मैनेजमेंट को सुधार के रख पाएंगे। यदि आप ओपन फील्ड फार्म, कोई मल्चिंग, कोई ड्रिप नहीं लगाई है, एकदम नाली विधि से आपने कैप्सिकम को लगा दिया है तो 7-8 दिनों के अंतराल पर आप सिंचाई कर सकते हैं फ्लैट एरीगेशन से। बाकी आप कैप्सिकम को स्प्रिंकलर से सिंचाई ना करें, इससे काफ़ी ज़्यादा नुकसान होता है और ना फूल आते हैं और ना तो ज़्यादा फल लगते हैं। तो इसीलिए स्प्रिंकलर से आप सिंचाई बिल्कुल भी ना करें। बात कर लेते हैं खरपतवार की रोकथाम यानी वीड कंट्रोल। तो देखिए, यदि आप मल्चिंग ड्रिप में खेती कर रहे हैं और दोनों वेट के, क्योंकि मल्चिंग बिछी है तो मल्चिंग में खरपतवार उगेंगे नहीं, लेकिन दोनों मल्चिंग के बीच में खरपतवार उग चुका है तो ग्लाइफोसेट 41% को हमारे किसान भाई 200 लीटर पानी में 1 लीटर घोल करके दोनों वेट के बीच में जो खरपतवार उगे हैं फ्लैट नोजल से, या फिर जो आप वीडियो पर देख रहे हैं, इस प्रकार खरपतवार की आप रोकथाम कर सकते हैं। यह जो घोल है फसल पर नहीं पड़ना चाहिए, लेकिन ज़्यादा बेटर है कि निराई गुड़ाई से ही आप खरपतवार मुक्त फसल को रखना चाहिए और खेत पर जितनी अच्छी साफ सफाई होगी, क्योंकि स्पेशल मिर्च पर और शिमला मिर्च पर, इन पर यदि ज़्यादा खरपतवार रहते हैं वायरस को और भी तीव्र गति से बढ़ावा देखने के लिए मिलता है। जितनी साफ सफाई न केवल फसल में बल्कि फसल की चारों साइड जो मेड़ होती, जो पार होती है, उसकी चारों साइड एकदम साफ सफाई होना बहुत ही ज़रूरी है। यदि साफ सफाई रहेगी तो फसल स्वस्थ रहेगी और काफ़ी अच्छी पैदावार देखने के लिए मिलेगी। बात कर लेते हैं प्रति एकड़ प्लांट्स रिक्वायरमेंट। यदि हमारे किसान भाई 1 एकड़ पर कैप्सिकम की खेती करते हैं तो कितने पौधे लगेंगे,
तो यह डिस्टेंस पर और आपकी दूरी पर काफ़ी ज़्यादा डिपेंड और निर्भर करता है। आइए समझते हैं कैसे। यदि हमारे किसान भाई सिंगल लाइन पर प्लांटेशन कर रहे हैं तो तकरीबन 8 से 10 हज़ार पौधे लग जाते हैं। लेकिन हमने कहा कि डबल लाइन पर आपको एक बेड पर 2 लाइनों पर आपको प्लांटेशन करना है तो लगभग 16 से 17 हज़ार पौधे 1 एकड़ में लग जाते हैं। यदि आप खरीद भी रहे हैं तो 200-300 पौधे ज़्यादा ही खरीद लीजिए। बाद में थोड़ा बहुत डंपिंग ऑफ की समस्या आती ही है, भली ट्राइकोडर्मा या फिर आप प्रॉपर ड्रेंचिंग करें तो भी हल्की फुल्की समस्या आती है। तो थोड़ा सा आप जो पौधे खरीद रहे हैं तो थोड़ा सा ज़्यादा ही आप या तो नर्सरी तैयार करें पौधों की, या तो फिर थोड़ा सा रिक्वायरमेंट के हिसाब थोड़ा सा बढ़ा करके 300-400 पौधे ज़्यादा ही आपको खरीदने पड़ेंगे। बात कर लेते हैं ड्रेंचिंग का शेड्यूल। जब हम प्लांटेशन करते हैं तो हमारे जो पौधे होते हैं एकदम सूखे ना और जड़ों को मिट्टी को जल्दी से जल्दी पकड़ लें, तो इसके लिए आपको घुट्टी देना बहुत ही ज़रूरी है। उसे ही हम कहते हैं ड्रेंचिंग शेड्यूल। तो कम से कम 2 ड्रेंचिंग करना बहुत ज़रूरी है। फर्स्ट ड्रेंचिंग ट्रांसप्लांट से 2 से तीसरे दिन आपको NPK 19-19 1 किलोग्राम लेना, ह्यूमिक एसिड आपको 500 ग्राम से लेकर 1 किलोग्राम लेना है। इन दोनों को आपको ठीक तरीके से 200 लीटर पानी में घोल लेना है और आपको 50 से 60 ml प्रति पौधा की दर से आपको ड्रेंचिंग कर देना है। इससे फ़ायदा क्या होगा कि इससे बढ़वार एकदम शानदार तरीके से होगी और प्रारंभिक की जो बढ़वार होती है, वेजिटेटिव ग्रोथ होती है, वो शानदार तरीके से होगी और जड़ें ठीक तरीके से मिट्टी को पकड़ लेंगी। सेकंड ड्रेंचिंग तो ट्रांसप्लांट से शिमला मिर्च की क्रॉप 6 से 7वें दिन के मध्य होती है तो NPK 1261 1 किलोग्राम, माइक्रो न्यूट्रिएंट फर्टिलाइजर्स 500 ग्राम, इन दोनों को मिक्स करना है 200 लीटर पानी में 50 से 60 ml प्रति पौधे की दर से जड़ों के पास आपको ड्रेंचिंग कर देना चाहिए। ये दोस्तों बात करते हैं स्प्रे शेड्यूल। तो स्प्रे शेड्यूल पर इस वीडियो के माध्यम से हम ऐसी डिटेल से जानकारी शेयर करेंगे कि अभी तक इंटरनेट पर आपको ऐसी जानकारी नहीं मिली होगी। क्योंकि इस वीडियो के माध्यम से हम आपको न केवल कौन कौन से कीट आते हैं ये बताएंगे, बल्कि यह भी बताएंगे कि कैप्सिकम की क्रॉप पर कौन से कीट आते हैं, उनके निवारण के लिए, रोकथाम के लिए कौन कौन से सरल और आसान उपाय हैं, इस वीडियो के माध्यम से बतलाने वाले। हमारा एक ही टारगेट है कि कम लागत पर ज़्यादा मुनाफा कैसे किसान भाई निकाल सकते हैं। तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। आइए बात करते हैं कीट प्रबंधन। तो प्रमुख रूप से एफिड्स आता है, जैसिड, थ्रिप्स, वाइट फ्लाई, माइट, सेमी लूपर, तंबाकू इल्ली, हरी इल्ली, सुंडी। इसके अलावा फल छेदक का प्रकोप देखने के लिए मिलता है फंगस पर पाउडरी मिल्ड्यू, डाउनी मिल्ड्यू, आद्रगना यानी एंथ्रेक्नोज, स्कैब, लीफ स्पॉट, झुलसा और बैक्टीरियल बिल्ट के साथ साथ नेमेटोड की समस्या देखने के लिए मिलती है। हम आपको थोड़ा सा जानकारी शेयर कर दें कि आप 2-3 काम तो बिल्कुल कंपलसरी है, कर लीजिए। आप फॉलो करें या फिर ना करें कोई भी जानकारी को, लेकिन जो जानकारी हम आपके साथ शेयर कर रहे हैं, एकदम शिमला मिर्च की खेती कर रहे हैं तो खेत में और खेत के चारों साइड साफ सफाई होना बहुत ही ज़रूरी है। खेत के एकदम घेर को एकदम पूरे चारों तरफ एकदम आप एक काम कर सकते हैं कि एक लाइन चारों तरफ गेंदे की जरूर लगा लीजिए। इससे रस चूसक कीटों पर काफ़ी बढ़िया कंट्रोल मिलता है। और नीला और पीला ट्रैप जरूर लगा लीजिए, इससे रस चूसक कीट, वाइट फ्लाई पर काफ़ी अच्छा कंट्रोल मिलेगा। क्योंकि वायरस आता है, सफ़ेद मक्खी फैलाती है, तो सफ़ेद मक्खी के स्प्रे भी लेने हैं। और सफ़ेद मक्खी फैले ना तो सस्ते पर ट्रैप लगाइए। 1 एकड़ में 20 पीस पीला ट्रैप और नीला, येलो और ब्लू ट्रैप लगाने से रस चूसक कीट और वाइट फ्लाई पर काफ़ी अच्छा कंट्रोल मिलता है। तो बात कर रहे थे कि हम अपनी कैप्सिकम की क्रॉप को प्रोटेक्शन करने के लिए कौन कौन से स्प्रे लेने चाहिए, कौन कौन से कीट आते हैं, उन्हें हम कैसे कंट्रोल कर सकते हैं। तो आइए बात करते हैं। नंबर 1, सफ़ेद मक्खी आती है जो कि फंगस को, वायरस को काफ़ी ज़्यादा फैलाती है, रस चूसक कीट है। तो सफ़ेद मक्खी यानी वाइट फ्लाई की रोकथाम करने के लिए एसिटाइमिप्रिड 20% SP 10 ग्राम ले सकते हैं, या फिर सुमिटोमो की लैनो इंसेक्टिसाइड 40 ml, या फिर GSP SLR इंसेक्टिसाइड आप 25 ml ले सकते हैं। सिजेंटा की तारा 10 ग्राम, BSF की सेफिन इंसेक्टिसाइड 40 ml। इन 4-5 में से किसी एक इंसेक्टिसाइड का स्प्रे करना, ऐसा नहीं। और स्टार्टिंग में नीम ऑयल, FS ऑयल, ऐसे आपको सस्ते एसिटाइमिप्रिड सस्ते आपको स्प्रे लेने चाहिए, तो ही आप कम खर्च पर एक अच्छे से मोटा मुनाफा निकाल पाएंगे। हम आपको 5-6 दवाई के नाम इसलिए बता रहे हैं कि जो आपके मार्केट में उपलब्ध हो उसका आप स्प्रे करें। सब स्प्रे करने की आवश्यकता नहीं है, जब भी प्रकोप हो रहा तब स्प्रे करें।
अब बात करते हैं थ्रिप्स। थ्रिप्स भी बहुत खतरनाक कीट है, तो थ्रिप्स की रोकथाम करने के लिए एक सकिंग पेस्ट है, रस चूसक कीट है। तो इसकी रोकथाम करने के लिए बायोआर 303 इंसेक्टिसाइड है 30 ml, या फिर कॉन्फिडोर सुपर आती है, आप 15 लीटर पानी में 5 ml स्प्रे कर सकते हैं। इसके अलावा घरडा की पुलिस इंसेक्टिसाइड आती है 10 ग्राम। इन तीनों में से किसी एक का भी आप स्प्रे कर सकते हैं। माइट बहुत बड़ी समस्या होती है कैप्सिकम में, तो माइट्स, मकड़ी, येलो माइट्स, रेड माइट्स, तो इसकी रोकथाम के लिए क्रिस्टल की एवसिन या फिर वायर की ओबेरॉन किसी एक को 15 लीटर पानी 15 ml की दर से स्प्रे आप कर सकते हैं। फली छेदक फ्रूट बोरेट की रोकथाम करने के लिए आदामा की फ्लेथोरा 25 ml, या फिर FMC की मार्शल 40 ml, या फिर एम्पिल सिजेंटा कंपनी की 8 ml, या फिर आदामा की 12 जाट 40 ml। इन 4-5 में से किसी भी एक को आप स्प्रे कर सकते हैं। कब करना स्प्रे? जब फली छेदक का प्रकोप देखने के लिए मिल रहा है तब। इसके अलावा आपको पाउडरी मिल्ड्यू की समस्या देखने के लिए मिल रही है, एंथ्रेक्नोज की, लीफ स्पॉट की, या फिर किसी भी फंगस की, या फिर एंथ्रेक्नोज के साथ साथ झुलसा की समस्या देखने के लिए मिल रही है, तो रोको फंगी 40 आपको ग्राम लेना है। इसके अलावा वायर की एंट्राकॉल 40 ग्राम, या फिर एमस्टार टॉप फंगिसाइड 20 ml। इन 3 में से किसी भी एक का आप स्प्रे कर सकते हैं। किस लिए? पाउडरी मिल्ड्यू है, झुलसा है, इसकी रोकथाम करने के लिए। इसके अलावा स्पेशल केवल और केवल झुलसा है, ब्लाइट है, तो इसकी रोकथाम के लिए आप प्रिवेंटिव में UPL की साफ 40 ग्राम की दर से स्प्रे कर सकते हैं। डूपॉन्ट की करजट 50 ग्राम की दर से स्प्रे कर सकते हैं, फिर वायर की इन्फिनिटो आती है 40 ml की दर से स्प्रे कर सकते हैं, या फिर सिजेंटा कंपनी की एमस्टार टॉप फंगिसाइड आती है, इसका स्प्रे आप कर सकते हैं 20 ml। किसी भी एक का आपको स्प्रे करना है। इसके अलावा फल फूल ड्रॉप हो रहे हैं, तो वायर की प्लानोफेक्स 5 ml, या फिर घरडा की चमत्कार 20 ml, किसी एक को आप स्प्रे कर दीजिए। कब फल फूल ड्रॉप हो रहे हैं? तो 15 लीटर की दर से हम आपको जानकारी शेयर कर रहे हैं, क्योंकि फसल छोटी होती है तो 2-3 पंप में काम हो जाता है। जब फसल बड़ी हो जाती है तो 8-10 पंप लग जाते हैं, तो इसीलिए हम आपको एकड़ के हिसाब से नहीं बल्कि प्रति टंकी प्रति 15 लीटर का जो पंप आता है उसकी दर से हम आपको जानकारी शेयर कर रहे हैं। लेकिन फल फूल ही नहीं आ रहे हैं तो फल फूल के लिए टॉनिक स्प्रे करना ज़रूरी है। ऐसा नहीं है कि जो हम दवाइयों के नाम बता रहे हैं सब दवाइयाँ स्प्रे कर दें, ऐसा नहीं। केवल जैसी समस्या हो रही उस हिसाब से यदि आप समस्या के अकॉर्डिंग यदि आप सैल्यूशन ढूंढेंगे तो आप खेती से काफ़ी अच्छा मोटा मुनाफा कमा पाएंगे, लंबे समय तक टिक पाएंगे। नहीं तो घाटी सौदा बनती जा रही है खेती। तो इसीलिए आपको अपना विवेक लगाकर इस वीडियो का जो अनुभव है उसको लगाकर शिमला मिर्च की खेती करना है। तो फल फूल नहीं आ रहा तो फेंटा प्लस 10 ml, टाटा की बाहर टॉनिक 25 ml, सिजेंटा की E7 टॉनिक 25 ml, इन तीनों में से किसी एक को स्प्रे कर दीजिए यदि फल फूल नहीं आ रहे हैं तो। दोस्तों बात करते हैं स्प्रे शेड्यूल की, कब कौन से कीटनाशक दवाइयों का स्प्रे करना चाहिए। ये तो बात हो गई कि कौन कौन सी बीमारी आती हैं उनको हम कैसे रोक सकते हैं, लेकिन कुछ और ऐसी ज़रूरी महत्वपूर्ण स्प्रे आपके साथ शेयर कर दे रहे हैं। फर्स्ट स्प्रे ट्रांसप्लांट से 15 दिन से लेकर 20 दिन के आसपास की क्रॉप होती है तो वायर कंपनी की एंट्राकॉल फंगिसाइड 25 ग्राम से लेकर 40 ग्राम, UPL की लांसर गोल्ड इंसेक्टिसाइड 50 ग्राम 15 लीटर पानी घोल करके आप स्प्रे कर सकते हैं। इसके अलावा सेकंड स्प्रे 40 से 50 दिन के आसपास की होती है तो सिजेंटा की क्वांटेस 40 ml, वायर की कॉन्फिडोर इंसेक्टिसाइड आपको लेना है 10 ml, 15 लीटर पानी घोल करके आपको स्प्रे कर देना है। थर्ड स्प्रे 60 से 80वें दिन इक्तारा इंसेक्टिसाइड 10 ग्राम, फेंटाक प्लस 10 ml, कॉपर ऑक्सीक्लोराइड 40 ग्राम, 15 लीटर पानी घोल करके स्प्रे कर सकते हैं। दोस्तों आप वीडियो पर देख सकते हैं फोर्थ स्प्रे, फिफ्थ स्प्रे, तो इस प्रकार आपको स्प्रे शेड्यूल चलाना है जो कि आप डिस्प्ले पर देख रहे हैं। तो इस प्रकार आपको 7 स्प्रे और आवश्यकता अनुसार आपको वीकली स्प्रे करना चाहिए, जो कि आप डिस्प्ले पर देख रहे हैं कि कितने दिन की जब क्रॉप होती है कौन सा स्प्रे हमको करना चाहिए। इस प्रकार दोस्तों यदि आप अपनी शिमला मिर्च की क्रॉप पर स्प्रे करते हैं, आवश्यकता अनुसार ही कीटनाशक दवाइयों का इस्तेमाल यूज़ करते हैं तो कम लागत पर एक अच्छी फसल बढ़वार आपकी ले पाएगी। बात कर लेते हैं खाद का शेड्यूल। तो खाद का शेड्यूल भी किसान भाई साधारण तरीके से खेती करते हैं तो उनके लिए फर्टिगेशन शेड्यूल अलग, जो किसान भाई टपक सिंचाई से कर रहे हैं खेती तो उनके लिए घुलनशील खाद का शेड्यूल अलग। तो सबसे पहले और खाद शेड्यूल बहुत ज़रूरी, क्यों? उत्पादन उपज बढ़ाने के लिए, क्वालिटी चमक साइज सेब बढ़ाने के लिए, उत्पादन पैदावार बढ़ाने के लिए और पौधे की ठीक तरीके से इंटरनेट की संख्या में वृद्धि हो और ज़्यादा से ज़्यादा फुटाव देखने के लिए मिले, फल फूल की संख्या ज़्यादा आए, तो इसके लिए खाद शेड्यूल बहुत ज़रूरी है। तो खाद शेड्यूल यानी उर्वरक खाद का शेड्यूल
जो किसान भाई साधारण तरीके से खेती कर रहे हैं, फर्स्ट खाद ट्रांसप्लांट से 25 से 30 दिन के आसपास की क्रॉप होती है तो माइक्रो न्यूट्रिएंट फर्टिलाइजर्स 5 किलोग्राम, सागरिका दानेदार 10 किलोग्राम और यूरिया उर्वरक खाद 35 किलोग्राम, इन तीनों को मिक्स करके जड़ों से 5 सेंटीमीटर दूर दे करके आपको सिंचाई कर देना है फ्लैट एरीगेशन से। सेकंड खाद 40 से 50 बेदेन मैग्नीशियम सल्फेट 10 किलोग्राम, यूरिया उर्वरक खाद 30 किलोग्राम, इन दोनों को मिक्स करके आपको जड़ों के पास देकर सिंचाई कर देना है। थर्ड खाद 70 से 90 दिन के आसपास की होती है, सल्फार 3 किलोग्राम, WDG फॉर्म वाली 90% वाली 3 किलोग्राम, यूरिया उर्वरक खाद 28 से 30 किलोग्राम 1 एकड़ में जड़ों के पास देकर सिंचाई कर दीजिए। फोर्थ खाद 120 से 130 दिन के आसपास की होती है, ह्यूमिक एसिड 1 किलोग्राम, बायोजाम 5 किलोग्राम, यूरिया उर्वरक खाद 30 किलोग्राम प्रति एकड़ की दर से जड़ों के पास देकर सिंचाई करें। फिफ्थ खाद 150 से 160 दिन के आसपास की होती है तो कैल्शियम नाइट्रेट खाद 15 किलोग्राम, बोरॉन 500 ग्राम प्रति एकड़ जड़ों के पास देकर के आपको सिंचाई करना है। यह खाद केवल उन किसान भाइयों के लिए जो ना तो ड्रिप लगाए ना मल्चिंग लगाए हैं, एकदम सामान्य तरीके से खेती कर रहे हैं और उनको कन्फ्यूजन है कि कैप्सिकम में कौन सी खाद दें, तो हम दिन बता रहे हैं और खादों के नाम बता रहे हैं। इस प्रकार यदि आप फर्टिलाइजेशन शेड्यूल चलाएंगे तो जाहिर सी बात है आपको अच्छा मोटा मुनाफा भी मिलेगा और आपकी जो फसल है, जब तक फसल में ज़्यादा उपज प्राप्त नहीं होगी तो आपको आमदनी भी कम होगी। छठवीं खाद 180 से 200 दिन के आसपास की होती है तो अमोनियम सल्फेट 5 किलोग्राम, मैग्नीशियम सल्फेट 5 किलोग्राम प्रति एकड़ की दर से जड़ों के पास देकर आप सिंचाई कर सकते हैं। आइए दोस्तों बात करते हैं ड्रिप एरीगेशन से। जो किसान भाई टपक सिंचाई से कैप्सिकम की खेती कर रहे हैं तो उन किसान भाई को किस प्रकार फर्टिलाइजेशन शेड्यूल चलाना है वेंचुरी के माध्यम से, तो हम आपको 3 कॉम्बिनेशन बताएंगे। फर्स्ट कॉम्बिनेशन 15 दिन से लेकर 40 दिनों के मध्य आप कौन कौन सी खाद चलाएं और 5-5 दिनों के अंतराल पर आपको चलाना कब। फर्स्ट कॉम्बिनेशन ट्रांसप्लांट से 15 दिन से लेकर 40 दिन के आसपास क्रॉप होती है तो आपको प्रति एकड़ की दर से फर्स्ट खाद NPK 19-19-19 2 किलोग्राम, NPK 12-61-0 2 किलोग्राम, NPK 70-44-0 2 किलोग्राम, यूरिया 2 किलोग्राम, इनको एक दिन में एक खाद फिर 5 दिन का अंतर रखना है। तो इस प्रकार आपको फर्टिलाइजेशन शेड्यूल चलाना है प्रति एकड़ की दर से। सेकंड कॉम्बिनेशन 45 दिन से लेकर 70 दिन के मध्य जब क्रॉप होती है तो 45 दिन से लेकर 70 दिनों के मध्य इन खादों को आप चलाइए। NPK 0-52-34 3 किलो, NPK 13-40-13 3 किलो, इसके अलावा अमोनियम सल्फेट 3 किलो, माइक्रो न्यूट्रिएंट खाद 500 ग्राम, ह्यूमिक एसिड 500 ग्राम, इनको आप 5-5, 6-6 दिनों के अंतराल पर प्रयोग कर सकते हैं। तो इस प्रकार ड्रिप से आपको छोड़ना चाहिए, फर्टिलाइजेशन शेड्यूल चलाना चाहिए। थर्ड कॉम्बिनेशन तो 75 दिन से लेकर 200 दिन के आसपास की जब हमारी क्रॉप होती है तो 75 दिन से लेकर 200 दिन तक के मध्य आप इन खादों को 6-6, 7-7 दिनों के अंतराल पर इन खादों को छोड़ सकते हैं। एक दिन में एक खाद छोड़नी, जैसे NPK 0050 4 किलो, NPK 13-045 4 किलो, इसके अलावा कैल्शियम नाइट्रेट 5 किलो, जिंक सल्फेट 1 किलो, माइक्रो न्यूट्रिएंट 500 ग्राम, मैग्नीशियम सल्फेट 4 किलो, इनको आपको 5-5, 6-6 दिनों के अंतराल पर ड्रिप एरीगेशन से छोड़ेंगे। तो फ्रेंड्स, इस प्रकार यदि आप फर्टिलाइजेशन शेड्यूल चलाते हैं, आवश्यकता अनुसार न्यूट्रिएंट की पूर्ति करते हैं तो फसल में काफ़ी अच्छी वेजिटेटिव बढ़वार, काफ़ी अच्छी उपज प्राप्त होगी और ज़्यादा से ज़्यादा कैप्सिकम की फलों की संख्या आएगी और फ्रूटिंग और फ्लावरिंग सेट काफ़ी अच्छे तरीके से होगी और काफ़ी अच्छी यील्ड प्राप्त होगी। तो इस प्रकार दोस्तों हमारे किसान भाइयों को फर्टिलाइजेशन शेड्यूल चलाना चाहिए। जो किसान भाई साधारण तरीके से खेती कर रहे हैं तो उनके लिए फर्टिलाइजेशन शेड्यूल अलग बताया, जो किसान भाई ड्रिप से खेती कर रहे हैं तो उनके लिए वेंचुरी के माध्यम से वाटर सॉल्युबल घुलनशील खाद अलग, कॉम्बिनेशन अलग शेड्यूल बताया। बात कर लेते हैं लाइफ साइकिल। तो कैप्सिकम की जो लाइफ साइकिल है यह वैरायटी पर भी डिपेंड करती है और यदि आप आधुनिक तरीके से एकदम नई विधि से मल्चिंग ड्रिप पर यदि आप खेती करते हैं तो सेल्फ लाइफ लगभग 7-8 महीने क्रॉप चलती है। यदि आप वैज्ञानिक तरीके से खेती करते हैं, यदि परंपरागत तरीके से करते हैं तो 3-4 महीने ही चल पाती है। लेकिन जो हमने विधि बताई इस प्रकार यदि आप खेती करते हैं और हमारे किसान भाई भी वैसे अगस्त महीने पर प्लांटेशन कर देते हैं और लगभग मार्च अप्रैल के महीने के अंतिम सप्ताह तक कैप्सिकम की क्रॉप चलाते तो लगभग 7-8 महीने, एकदम 6 महीने तक तो हमको हार्वेस्टिंग मिलती है। बात कर लेते हैं फर्स्ट हार्वेस्टिंग, यानी हमने प्लांटेशन तो कर दिया, लेकिन प्लांटेशन करने के बाद कितने दिन बाद हमको हार्वेस्टिंग मिलना चालू हो जाएगी, आइए समझते हैं। तो आपने प्लांटेशन कर दिया तो प्लांटेशन से लगभग 60-65 दिन से लेकर 68 दिनों के मध्य
65-68 दिनों में फर्स्ट हार्वेस्टिंग कैप्सिकम की तुड़ाई चालू हो जाती है, जो कि काफ़ी लंबे तक समय तक चलती है। और यदि आपको मार्केटिंग रेट अच्छा नहीं मिल रहा है तो आप अन्य स्टेट भी भेज सकते हैं, व्यापारी से आप कांटेक्ट कर सकते हैं। बाकी आप लोकल मार्केट में भी बेच सकते हैं। तो बिकने में, बेचने, बिक्री करने में कोई दिक्कत की बात नहीं होती है। बात कर लेते हैं लागत। तो सभी एक्सपेंसेस, सभी खर्चे, चाहे स्प्रे, खाद, जो मल्चिंग पेपर का खर्च, ड्रिप का खर्च और संपूर्ण जो खाद का हो, स्प्रे का हो और मज़दूरों का जो भाड़ा हो या फिर बंधाई का खर्च हो, तो सभी खर्च को जोड़कर A to Z जो एक्सपेंसेस को जोड़कर लगभग 1.5 लाख रुपए के आसपास 1 एकड़ का खर्च आता है। अब इतना क्यों आया? तो इतना इसलिए आया दोस्तों क्योंकि 40,000 रुपये के आसपास केवल ड्रिप का खर्च हुआ। और आप ड्रिप एक साल में लगा लेते हैं तो वो 7-8 साल चलती है, तो केवल हमने इसीलिए जोड़ लिया। बाकी आपको अन्य साल से जो ड्रिप का खर्च है वो सेव बच जाएगा। तो ड्रिप का खर्च 40 है, 45,000 रुपये, 10-12 हज़ार रुपये मल्चिंग का। और इस प्रकार खाद शेड्यूल, फर्टिगेशन शेड्यूल यदि आप ड्रिप के माध्यम से चलाते हैं तो फसल भी ज़्यादा दिन चलेगी, तो ज़्यादा दिन तक, ज़्यादा लंबे समय तक हमको उपज प्राप्त होगी। तो 1 एकड़ में लगभग 1,40,000 से 1,50,000 रुपये 1 एकड़ का खर्च आ जाता है। यदि आप इस प्रकार मल्चिंग ड्रिप में खेती करते हैं, घुलनशील खाद प्रॉपर स्प्रे आप करते हैं तो 1.5 लाख रुपये खर्च हो जाता है। आइए बात करते हैं मार्केटिंग रेट यानी बाजार भाव। तो जो बाजार भाव है, मार्केटिंग रेट है, फ्लेक्सिबल रहता है। लेकिन हमारे किसान भाइयों को कैप्सिकम की खेती कब करना चाहिए जिससे ज़्यादा उपज प्राप्त हो, ज़्यादा आमदनी हो? तो देखिए, गर्मियों पर भी कैप्सिकम की खेती की जाती है और बरसात में भी खेती की जाती है। तो खेती कर रहे हैं कब? तो ज़्यादा मुनाफा, मोटा मुनाफा निकालना चाहते हैं तो आप जुलाई और अगस्त महीने पर प्लांटेशन कर दीजिए। 7-8 महीने चलेगी पूरी गर्मी भर। और पूरे सर्दियों के दिनों पर, बरसात के दिनों पर कैप्सिकम आपके मार्केट में जाएंगे और काफ़ी अच्छा आपको उपज प्राप्त होगी, पैदावारी प्राप्त होगी और काफ़ी मोटा मुनाफा आप कैप्सिकम की क्रॉप से निकाल पाएंगे। तो हम बात कर रहे थे बाजार भाव यानी मार्केटिंग रेट। तो ऑफ सीजन यदि आप खेती करते हैं, जो हमने टाइमिंग बताया, 6-7 महीने बहुत अच्छा रेट मिलता है। और हमारे आसपास के कुछ ऐसे फार्मर्स भी हैं जिनको यदि लोकल मार्केट में, नज़दीकी मंडियों पर अच्छा मोटा मुनाफा नहीं मिल पा रहा है तो वे दूसरे राज्यों पर भी सप्लाई व्यापारियों से कांटेक्ट करके बाहर माल भेज देते हैं, बाहर कैप्सिकम की उपज को भेज देते हैं और काफ़ी 2 से 3 गुना ज़्यादा कीमतें देखने के लिए मिलती हैं। तो इस प्रकार आप भी स्ट्रेटेजी अपना सकते हैं। यदि लोकल मार्केट में कैप्सिकम सस्ता है तो यदि 1-2 टन माल आपकी उपज प्राप्त होगा तो बाहर भी आप भेज सकते हैं। तो हम बात कर रहे थे मार्केटिंग रेट। यदि लोकल मार्केट की बात करें तो फ्लेक्सिबल रहता है। 15 रुपये केजी से लेकर लगभग 40-50 रुपये केजी तक का हमारे किसान भाइयों को रेट मिल जाता है। आइए दोस्तों बात करते हैं प्रति एकड़ उत्पादन। 1 एकड़ में यदि आप कैप्सिकम की खेती करते हैं तो लगभग 50 से 60 टन के आसपास 1 एकड़ में कम से कम मिनिमम उत्पादन होता है। हमारे किसान भाई इससे भी ज़्यादा उत्पादन लेते हैं। 80 टन तक हमारे मध्य प्रदेश के फार्मर्स उत्पादन लेते हैं। 80 टन के आसपास 1 एकड़ से। आपको यकीन नहीं होगा दोस्तों, मल्चिंग ड्रिप में खेती करते हैं, फर्टिगेशन शेड्यूल और स्पेशल वाइट फ्लाई को कंट्रोल करना मुख्य उद्देश्य रहता है। थ्रिप्स ना फैल पाए और वायरस ना फैल पाए। तो वायरस फैलता कैसे? वायरस फैलता है रस चूसा कीट से। प्रॉपर आपको सकिंग पेस्ट के स्प्रे आपको लेने पड़ेंगे। तो इस प्रकार आप मल्चिंग ड्रिप पर आधुनिक तकनीक से यदि आप कैप्सिकम की खेती करते हैं तो 1 एकड़ में ये मान लीजिए कम से कम 50 से 60 टन यानी 500 से 600 क्विंटल 1 एकड़ से उत्पादन आप निकाल सकते हैं। बात कर लेते हैं मुनाफा यानी बेनिफिट और साथ ही नेट प्रॉफिट। तो 1 एकड़ में मुनाफा कितना होगा? यदि हमारे किसान भाइयों को 20 रुपये केजी, मिनिमम 20 रुपये केजी का भी रेट मिल जाता है, लेकिन 20 रुपये केजी से ऊपर ही रेट रहता है। और हमने जो टाइमिंग बताया तो 30-40 रुपये केजी का रेट मिलना कन्फर्म बात है। 20 रुपये केजी का ही हम रेट ले लेते हैं क्योंकि कभी कभी कम भी रेट रहता है। 20 रुपये केजी का रेट मिल जाता है यानी 20 × 100 लगभग 2,000 रुपये क्विंटल का रेट मिला। और हमने उत्पादन पकड़ लेते हैं, हमारी उपज 1 एकड़ से 50 टन यानी 500 क्विंटल हुई। तो 2,000 इंटू यदि 500 कर देंगे तो ये मान लीजिए 10 लाख रुपए हमारा मुनाफा होगा 1 एकड़ से। तो मुनाफा होगा हमारा 10 लाख। अब मुनाफा में से लागत को घटा देंगे। हमारी लागत लगी 1 एकड़ में 1.5 लाख रुपये। तो हम 10 लाख रुपये में से 1.5 लाख घटा देंगे तो 8 लाख
50,000 रुपये हमारी जो आमदनी है, यही है हमारा नेट प्रॉफिट। 8.5 लाख रुपए हमारे किसान भाई 1 एकड़ से कमाई कर सकते हैं। इससे भी कुछ ज़्यादा खर्च हुआ तो ये मान लीजिए आप मोटा मोटी की 7 से 8 लाख रुपए आप 1 एकड़ से बड़े ही आसानी से हमारे किसान भाई कमाई कर सकते हैं। तो यदि कैप्सिकम की खेती आधुनिक तरीके से, वैज्ञानिक तरीके से, इस प्रकार यदि आप फर्टिगेशन शेड्यूल चलाते हैं, बंधाई भी करते हैं, कुछ किसान भाई बंधाई भी करते हैं, बंधाई करना भी अच्छी बात है। बांस के टुकड़े लग जाते हैं 1500 से 1700 1 एकड़ में, प्लास्टिक की रस्सी से जो वीडियो पर देख रहे हैं, इस प्रकार हमारे किसान भाई बंधाई कर सकते हैं, जिससे वजन आने पर, फलों पर वजन आता है तो जो पौधा होता है वो तो ना तो झुकता है ना तो गिरता है। और अधिक बरसात हो जाती है तो आपने अक्सर देखा होगा कि जो मल्चिंग पेपर में जो होल्स होता है, जो जड़ें होती है, उससे माटी उचट जाती है। तो वापस से आप थोड़ी थोड़ी मिट्टी को, जो गोलाई बोलते हैं, इस प्रकार जो वीडियो पर देख रहे हैं, इस प्रकार भी आप मिट्टी को चढ़ा सकते हैं। इससे जड़ें मजबूत होती हैं और पौधा भी स्वस्थ हो जाता है। इस प्रकार दोस्तों यदि आप कैप्सिकम यानी शिमला मिर्च की खेती करते हैं तो ज़्यादा से ज़्यादा मुनाफा निकाल पाएंगे, ज़्यादा से ज़्यादा कमाई कर पाएंगे। और कैप्सिकम की भी एक ऐसी क्रॉप है जो कि किसान भाई काफ़ी अच्छी कमाई कर रहे हैं, काफ़ी अच्छा मोटा मुनाफा निकाल रहे हैं। तो यह जो जानकारी हमने आपके साथ जो शेयर की, इसके लिए 1 लाइक तो बनता है। और अधिक जानकारी के लिए, छोटी छोटी अपडेट्स के लिए इंस्टाग्राम पर ही फॉलो कर लीजिए, शिवकुमार 095। तो मिलते हैं इसी प्रकार कुछ और नई फसलों की A to Z जानकारी के साथ, डिटेल वीडियो के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम।